चलिए एक प्रति आपकी है वो। हाँ सपनों की रोशनी आदरणीय कैलाश भाई साहब के सपनों के बीच कैसे अर्पित हुए, क्या संघर्ष उन्होंने किए, क्या उनकी कल्पना रही, कैसे उन्हें साकार किया। ये पुस्तक उसका एक दस्तावेज है। मात्र 17 वर्ष की आयु में उन्होंने जो कल्पनाएं की वो हम सब देख रहे हैं किस प्रकार से कार्यान्वित हुई, फलीभूत हुई और विश्व को उन्होंने जो संदेश दिया है। बालपन को जीवन का सबसे बड़ा वरदान मानते हैं और उस बालपन को, उस बचपन को बचाने में उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। हमारा सौभाग्य है, प्रभात प्रकाशन सचमुच बहुत गौरवान्वित है कि आदरणीय कैलाश जी भाई साहब के अनेक पुस्तकें प्रकाशित करने का तो सौभाग्य मिला ही है, उनका स्नेह प्राप्त होने का भी हमें गौरव प्राप्त है। उनसे बहुत ही सहज, आत्मीय, अनौपचारिक संबंध है जो एक लेखक प्रकाशक के बीच में सामान्यतः नहीं होते। और अपने बड़े भाई आदरणीय कैलाश जी भाई साहब को मैं प्रणाम करता हूँ, आदरणीय भाभी जी को प्रणाम करता हूँ। वो उनकी शक्ति है, संबल है, भाई साहब जो कुछ करते हैं उसका श्रेय देता हूँ। सौभाग्य ये भी है कि आज आलोक जी उनके साथ बात कर रहे हैं, दोनों का विदेशी कनेक्शन है, दोनों ने सपने बुने हैं, सपनों को साकार करने के लिए अपने आप को समर्पित किया है। तो आलोक जी के बारे में पीयूष जी ने बताया। आलोक जी ने पत्रकारिता का जीवन प्रारंभ किया, उसके बाद लेखक, शायर, गीतकार और सभी नामचीन लोगों के साथ में उन्हें काम करने का गौरव मिला है। मैं उनसे आग्रह करता हूँ सपनों की रोशनी पर बातचीत करें भाई साहब के साथ, और भाई साहब ने किस प्रकार से हम सबको हमेशा प्रेरित किया है, या आप सबको लेने को आगे होगा। मैं आलोक जी को मिस हूँ। ये आपका माइक थोड़ा मिस कर रहा है तो आप सभी का बहुत स्वागत है और सबसे ज़्यादा आदरपूर्वक स्वागत है हम सब के बड़े। और मुझे याद आ रहा है बार बार, कुछ वर्षों पहले जगजीत जी ने एक गज़ल इस नाचीज़ की गाई थी और हम विदिशा के लोग जो हैं वो उस गज़ल को इसलिए भी याद रखते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो विदिशा के एक बालक की गज़ल थी जो जगजीत सिंह ने गाई थी, वो इसलिए नहीं कि जब भी कैलाश भैया के बारे में विदिशा में जिक्र होता है तो हम लोग उनको कुछ ऐसे याद करते हैं कि मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। पीयूष जी ने कहा कि ये डायरी है, प्रभात भैया ने कहा कि ये डायरी है। अब ये अतिशयोक्ति न समझी जाए कि चूंकि मेरा संबंध विदिशा से है, मेरी आयु का 95% हिस्सा भैया की गोद में न सही लेकिन भैया के आशीष तले जरूर बीता है। तो मैं तो वो बातें भी करूँगा कि एक पत्रकार को आपने किसी शख्सियत से बात करते खूब सुना होगा, एक एंकर को आपने किसी बड़ी हस्ती से बात करते हुए ज़रूर सुना होगा, लेकिन ये संभवतः हम सबके लिए एक सौभाग्य का विषय है कि आज एक छोटा भाई अपने गुरुतुल्य बड़े भाई से बात करेगा और आप सब सुनेंगे। तो सपनों की डायरी तो ये नहीं है। मैं अगर इसको कहूँ कि ये सपनों को सच करने का एक दस्तावेज है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जिस तरह श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था कि कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक स्वप्न दृष्टा व्यक्ति जो होता है वो जो सिर्फ स्वप्न नहीं देखता, उन सपनों को साकार भी कर लेता है। मैं आपको इस चर्चा की शुरुआत में ये जो पुस्तक है सपनों की रोशनी, इसके पहले ही पृष्ठ का
4-5 लाइन का एक छोटा सा पैराग्राफ सुनाता हूँ, तो आपको कैलाश भैया की, कैलाश सत्यार्थी जी की नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित हमारा गर्व, गौरव, हमारा गुरूर कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में ये पता चलेगा कि अगर आप सपने देखना जानते हैं तो वो सपने सच करने की भी जो शक्ति है वो आप ही के अंदर कहीं छुपी होती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आप उसे फलीभूत कैसे करते हैं, आप उसे साकार कैसे करते हैं। किताब को जैसे ही आप खोलेंगे, 28 अप्रैल 1971, 1971 वो वर्ष जब मैं पैदा हुआ था भैया। बधाई जी आपको। तो एक उम्र गुजर गई है पूरी की पूरी। तुम्हारे कल ने मेरी बात को बचपने की फितरत कहा, मैंने सुन लिया। तुम्हारे कल ने मेरी बात को बचपने की फितरत कहा, मैंने सुन लिया। तुम्हारा आज मेरी बात को नौजवानी का उन्माद कह रहा है, मैं वो भी सुन रहा हूं। लेकिन अब यहां आपका मुझे संकेत मिले, लेकिन मेरा कल, ये 17 वर्ष की आयु है, लेकिन मेरा कल मेरी जो भी बात कहेगा वो तो सबको सुनना पड़ेगा। हमें जर्नलिज्म में सिखाया जाता है कि बड़े लोगों से छोटा सवाल करना चाहिए, तो मैं कैलाश भैया ही बोलता हूं हमेशा से। तो भैया सवाल सिर्फ इतना है कि ये जो आत्मविश्वास है ये मनुष्य कैसे सीखे और कहाँ से लाए? तो एक तो 1971 के लिए एक बार फिर से मेरे अनुज आलोक जी को बहुत बहुत बधाई। और संभव है कि ये जो बात मैंने लिखी है वो आप जैसे नवजात शिशुओं के लिए लिखी हो। हाँ, उस वर्ष में पैदा हुआ था। पैदा हुए थे आप। तो आत्मविश्वास और सपने का गहरा संबंध है। जैसा ये इस पुस्तक का शीर्षक है सपनों की रोशनी, सपनों की रोशनी। तो रोशनी वहीं आती है जहां ऊर्जा हो, जहां आग हो। क्या बात। तो सपनों में भी बड़ी आग है, और सपनों की आग को अगर हम धुआं बना देंगे तो वो सपने तिरोहित हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, अगर हम उस आग को बुझा देते हैं। तो सपने आते जाते रहते हैं, धुआं बन के कई बार फट बिगड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो उसमें रोशनी भरने के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनमें आत्मविश्वास एक बहुत बड़ी ताकत है। खुद पर भरोसा रखने के लिए कई बार मैं बचपन में ये सोचता था कि जिन चीज़ों पे मैं भरोसा करता हूँ, ईश्वर पे भरोसा करता हूँ, मुझे मनुष्य मात्र पर भरोसा है, मनुष्य के भीतर की शक्तियों पे, अच्छाइयों पे मुझे भरोसा है। तो उस भरोसे में बहुत प्रेरणा है अपने अंदर के भरोसे को जगाने के लिए और उसे बढ़ाने के लिए। आत्मविश्वास के लिए सपना जरूरी है और सपने के लिए आत्मविश्वास भी जरूरी है। और आत्मविश्वास के साथ धैर्य और संकल्प, फिर साधना, ये सब चीजें होनी चाहिए, तो आत्मविश्वास बरकरार रहता है। कई बार खुद पर भरोसा हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी सफलता मिलने से ही वो घमंड में बदल जाता है। उसमें बहुत खतरा है। खुद पर भरोसे और खुद के बारे में घमंड के बीच में बहुत झीना सा फासला है। लेकिन आत्मविश्वास में एक ऐसी पूंजी है जिसे खर्च करते रहने से वो पूंजी बढ़ती है, और घमंड में इतनी कमाई है कि एक बार उसको रख के चिपट के बैठ जाओगे तो वो छोड़कर ही मरना पड़ेगा और बाकी कुछ बचेगा नहीं। तो हम सबके भीतर जो मनुष्यता है उस पर भरोसा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। जब भी हम कोई काम निस्वार्थ भाव से करते हैं और उसका प्रतिफल मिले या ना मिले,
लेकिन मन में जो संतोष पैदा होता है वो और भरोसे को बढ़ाता है खुद के बारे में। सफलताओं के मापदंड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अपने आप को तोलते रहना उस प्रक्रिया में भी आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तो आत्मविश्वास को बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। जब हम आत्मा की अमरता में भरोसा करते हैं, जब हम मनुष्य की दिव्यता में भरोसा करते हैं, जब हमारे भीतर की अंतर्निहित शक्तियों में भरोसा करते हैं, तो फिर अपने आप में भरोसा बढ़ता रहता है। क्या बात। अच्छा, ये मनुष्यता पर भरोसा की बात आपने कही तो मुझे एक घटना याद आ रही है। संभवतः वो घटना सार्वजनिक नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा से मैं उसे सार्वजनिक कर रहा हूँ। जरूर। देखो भाई, एक मुसीबत है, जब पत्रकार लोग बात करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के करते हैं, नहीं, लेकिन अगर आपका छोटा भाई सार्वजनिक तौर पर मंच पर आपकी ऐसी बातें खोलने लगे जो शायद मैंने लिखी नहीं है, तो भाई को रोकना मुश्किल है। डांट सकता हूँ लेकिन बाद में डांटूंगा नहीं। इस घटना का आपके कैलाश सत्यार्थी बनने की जो बुनियाद है उसमें एक बड़ा वो है, ऐसा मुझे लगता है। विदिशा बहुत ही पौराणिक शहर है, सम्राट अशोक की ससुराल है, बौद्ध सांची हमारे निकट है, हमारे नगर के। वहाँ का एक विशुद्ध ब्राह्मण परिवार, जिसमें आज से 55 साल पहले की घटना ये, तो सोचिए क्या समय रहा होगा। तो हमारे विदिशा में सफाई करने वाली बाइयाँ जो हैं, महिलाएं आती थीं और वो घरों में मैला साफ करती थीं। शाम को वही बाइयाँ अपने बच्चों के साथ आती थीं और घरों से, जिन घरों का वो मैला साफ करती थी, उन्हीं घरों से वो रोटियां, भोजन सामग्री। तो भैया एक दफ़ा घर के बाहर खड़े थे और इत्तेफाक की बात है कि वो बाई आई, उसके साथ उसकी छोटी सी बच्ची भी थी। तो उसकी डलिया में किसी ने नुक्ती रखी हुई थी, जो आपने देखा होगा शादियों में बनती है अक्सर, बूंदी। तो ये बाहर निकले, घर से खड़े हुए थे दहलीज पर, और बिना कुछ पूछे ताछे, और वो छूत अछूत वाली जो परंपरा है, असमानता वाली जो परंपरा रही है गांव में, कस्बों में, वो अपने चरम पर थी। और पीछे माता श्री हमारी जो है भैया की, वो खड़ी हुई थी, वो देख रही थी। इन्होंने उनको नहीं देखा था और इन्होंने कुछ नहीं कहा, उससे बात की, अरे कैसे तू आई है, और उसकी डलिया से नुक्ती उठाई और फंकी मार दी। अब ये तो माता जी के लिए बहुत बड़ा वो हो गया था, क्योंकि एक ऐसा सैद्धांतिक ब्राह्मण परिवार और उसका बच्चा, वो भी गांव की सफाई करने वाली महिला की डलिया से नुक्ती उठा के खा जाए। तो उन्होंने आओ देखा ना था और इनके ऊपर घड़े भर के पानी डाल दिया। तो उस घटना का ये असर हुआ कि हमारे शहर में महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है, उसके नीचे कैलाश भैया ने उन्हीं सफाई कर्मचारियों से भोजन बनवाया और नगर के सारे संभ्रांत लोगों को आमंत्रित किया कि आएँ और आप इनके हाथ का भोजन करें। तो ये जो समानता का सूत्र है भैया, ये आपको 15-17 वर्ष की आयु में मिल गया था, और इसी को आपने विस्तार दिया अपने पूरे जीवन में, कि जो भी आज आप सपनों की यात्रा कर रहे हैं, जो रोशनी कर रहे हैं, वो भरी पड़ी है इससे कि मनुष्य का जो मनुष्यता है, उसकी जो समानता है, वो बरकरार रहनी चाहिए आपकी दृष्टि में। देखिए, समानता भले ही मेरे परिवार का हिस्सा ना रही हो, क्योंकि ब्राह्मण परिवार था जैसे आपने कहा, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे बहुत बचपन में रामचरितमानस का पाठ कराना शुरू कर दिया। जब मैं छोटा बड़ा लिखना नहीं जानता था, तो उन्होंने रा से राम, और फिर बड़े आ की मात्रा लगेगी, फिर माँ है, ऐसे सीख गया मैं। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे कंठस्थ याद थी, करीब पूरी रामचरितमानस कंठस्थ याद थी, बहुत 10-12 साल 15 साल की उम्र में। तो उन बातों में से एक ही बात अगर हम ले लें समानता की, सिया राम मैं सब जग जानी। वाह। अगर सारे संपूर्ण जगत में राम बसता है, तो केवल एक मूर्ति को पूजने से राम मिलने वाला नहीं। मनुष्य के भीतर जो राम बसा हुआ है, वो जितना ब्राह्मण के अंदर बसा हुआ है, उतना ही वो छुआछूत की शिकार हमारी मैत्रानी माँ के अंदर बसा हुआ है।
क्या बात। तो मेरे मन में ये बात आई जब मैंने ये भोजन का प्रबंध किया जी। तो मैं और मेरे कुछ साथी अकेले वहाँ रह गए, और जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने कहा था कि छुआछूत बुरी बात है, गांधी जी की जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी, तो और लोग बढ़ चढ़ के बोल रहे थे, नेता लोग। लेकिन कोई भी एक नेता उन माँओं का बना हुआ भोजन करने के लिए रात को वहाँ नहीं आया। मैं जोर जोर से रोने लगा, गुस्से के मारे, दुख के मारे। शायद ये आडंबर, शायद ये झूठ, शायद ये पाखंड जो हमारे शब्दों के बीच में, हमारे भाषणों के और जीवन के बीच में है, वो मुझे पहली बार साक्षात्कार उससे हो रहा था। तो जब मैं रोने लगा, उठा के मैंने थोड़ा सा खाना शुरू किया आलोक भाई, तो एक अछूत माने जाने वाली माँ का बहुत ही सुखद मातृत्व भरा स्पर्श मेरे कंधे पर आया, और उसने कहा, बेटा तू काय के लिए रो रहा है? तूने तो जो कुछ किया है वो तो शहर में हम सोच नहीं सकते, हमारे इतिहास में कभी हुआ नहीं। तूने हमारे हाथ का बना हुआ खाना खाया, ये काफ़ी। मैं और हमारे साथी फिर चले गए चुपचाप। हमारी हिम्मत नहीं थी कि एक दूसरे से बात भी कर सकें। लेकिन जब घर पर पहुंचे तो वो पंडित वगैरह, राजनीतिक नेता नहीं, गांधीवादी नेता कहे जाने वाले लोग नहीं, बल्कि पंडित नेता वहाँ बैठे हुए थे, और वो सारे पुरोहित लोग मेरे परिवार को जाति निकाला दे रहे थे। ओहो। तो मेरी माँ, मेरे भाई उनके पैर छू रहे थे कि भाई हम आने दो लड़के को, हम समझाएंगे, डांटेंगे। जब मैं आया तो उन्होंने कहा कि, डांटने लगे मेरे घर के लोग मुझे। तो मैंने कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, और मैं तो सभी में समानता देखता हूँ। उन्होंने कहा अंत में कि ये लड़के को गंगा जी ले जाएं, और हरिद्वार में जाके उसका स्नान करा के ब्राह्मण भोज कराएं, और उसकी शुद्धिकरण करें। मैं उसके लिए राजी नहीं हुआ। तो मुझे घर के ही एक कोने में अलग से कमरा दे दिया गया, जहाँ मैं अछूत की तरह रहा। मेरे लिए मुसीबत ये थी कि ना तो मैं ब्राह्मण रह गया, ना मुझे अछूतों ने अछूत माना उस समय के लोगों ने। लेकिन उसका अपना एक आनंद था, और जो उसमें मुझे एक ताकत भीतर से मिलती थी अपने आप को तोलने की, जांचने की, उसने मुझे बहुत मेरे निर्माण में बड़ा योगदान दिया। लेकिन उसी रात मैंने सोचा कि ये मुझे जाति से निकालने वाले कौन होते हैं। मैं सारी छुआछूत और जाति व्यवस्था को अपनी ज़िंदगी से निकाल देता हूँ। और उसका सबसे आसान तरीका था कि मैंने अपना जो घर का नाम था, शर्मा कहते थे सब लोग, उसे बदलकर सत्यार्थी रख लिया, जिसका अर्थ था कि हमेशा हमें सत्य की खोज करते रहना है। जो ये दावा करता है कि उसने सत्य पा लिया है, जो दावा करता है कि उसने ईश्वर पा लिया है, शायद वो झूठ बोलता है, क्योंकि सत्य अनिर्वचनीय है, ईश्वर अनिर्वचनीय है। उस समय शब्द का अंत होता है, तब सत्य की शुरुआत होती है। तो हम लोग वहीं से कुछ अपना नाम रख के सीखने की कोशिश करते हैं। ये एक बड़ी भावनात्मक यात्रा है, और हम देख रहे हैं कि जो कुछ आपके जीवन में तरुणाई में घटा, उसको आपने अपने जीवन का एक सूत्र बनाया। मैं अभी देख रहा था कि ये जो एक करुणा प्रसंग आपने बताया, इन दिनों भी आप एक करुणा के सूत्र पर काम कर रहे हैं। आप एक विश्व स्तरीय मानचित्र पर जो करुणा का एक तत्व है, उसको लाने के लिए एकदम भगीरथी प्रयास में लगे हुए हैं। मैं चाहता हूँ उसके बारे में ज़रूर कुछ बताइए, और इसका उस घटना से कोई कनेक्शन है क्या? जाहिर सी बात है, और अगर नहीं है तो भी ये करुणा का जो भाव, ये जो करुणा का सूत्र आपने अब स्थापित किया, और जिस पर पूरे विश्व में आपकी प्रशंसा भी हो रही है, आप इसके सूत्रधार भी हैं और आप इसके प्रणेता भी हैं, इसके बारे में ज़रूर मुझे कुछ बताइए। देखिए, जिसको लोग आमतौर पर करुणा कहते हैं, मैं थोड़ा उससे अलग हट के उसकी व्याख्या कर रहा हूँ। करुणा उपदेश देने की चीज़ नहीं है। करुणा हम सबके भीतर पहले से ही अंतर्निहित है, इनेट इनसाइडर्स, हमारे भीतर पैदा हुए हमसे लेकर। मैंने
कई बार उसका जिक्र किया अपने बड़े बड़े आंदोलनों के दौरान, लेकिन नोबेल एक्सेप्टेंस स्पीच में मैंने मंच से कहा कि हमने दुनिया में सब चीज़ों का वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण कर लिया है, जिसमें उत्पादन का, वितरण का, टेक्नोलॉजी का, साइंस का, ज्ञान का, बाजार का, विनिमय का। लेकिन इसके बावजूद भी जिस चीज़ की ज़रूरत है दुनिया में, वो करुणा के भूमंडलीकरण की ज़रूरत है, और उसकी शुरुआत हम भारत से करेंगे। क्या बात है। तो अब उसको 10 साल होने को आ गए नोबेल पुरस्कार को। तो अब हमने कहा कि इसको लेके व्यापक आंदोलन किया जाए। करुणा का एक साधारण, सिंपल, एक सरल अर्थ हम करते हैं, दूसरे के दुख दर्द, परेशानी या समस्या को अपनी समस्या मानकर निस्वार्थ भाव से, निष्पक्ष भाव से उसका निराकरण करना ही करुणा है। बिल्कुल। तो सरल तरीके से कहें हम कि करुणा एक सेल्फलेस प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सेल्फलेस एंड माइंडफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब हम दूसरे के दुख दर्द को अपना समझते हैं, परेशानी को अपना समझते हैं। अभी दुनिया में समस्याओं के बारे में जितनी जानकारी, जितनी समझ है, शायद पहले कभी नहीं थी। दुनिया में जितने समाधान आज मौजूद हैं, जितनी समझ समाधानों के मामले में है, उतनी पहले कभी नहीं थी। हम जितने अमीर हैं इतिहास में, उतने अमीर कभी नहीं थे, उतने साधन संपन्न कभी नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद भी समस्याएं उलझती जा रही हैं और समाधान पूरे नहीं हो रहे हैं, उनके हल नहीं हो रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम लोग पुरानी बात सुनते आए हैं अपने साधारण से साधारण, बिना पढ़े लिखे गांव और परिवार के लोगों में भी, ग्रामीणों में भी, कि भाई मन, वचन और कर्म से एक रहो। तो देखिए समस्या कहाँ पर है कि हमारे मन में जो बात आती है, हम जो जुबान से बोलते हैं और जो हम अपने जीवन में करते हैं, उनके बीच का फासला बढ़ता जा रहा है। और उस फासला के बढ़ने से एक, जिसे कहते हैं कि नैतिक उत्तरदायित्व और नैतिक जवाबदेही का अभाव हमारे व्यक्तिगत संबंधों में भी हो रहा है। सामाजिक संबंधों में, राजनीतिक संबंधों में, हर संबंधों में वो नैतिक उत्तरदायित्व, नैतिक जवाबदेही घट रही है। तो समस्या को समाधान करने के नए तरीके खोजे जाने चाहिए, और वो एक तरीका है कि हम समस्याओं को अपनी समस्या समझते हुए और पूरे माइंडफुल रहते हुए उसमें घुस ना जाएं, अपनी समस्या मानते हुए भी दूर से देखें, विवेकपूर्ण तरीके से उसका समाधान करते रहें, और उस समाधान की संस्कृति को विकसित करना है, ना कि समाधान के बजाय समस्याओं पर रोते रहने के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं। हम समाधानों के लिए जन्मे हैं, इसलिए समाधानों की संस्कृति हम पैदा करेंगे। वाह। और वही करुणा का, वैश्वीकरण का आंदोलन है। आप जैसी शख्सियत जब भी कुछ कहती है, लिखती है, या अपनी जीवन यात्रा है उसमें करती है, वो बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणादायी होता है, बल्कि पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, यहाँ तक कि विश्व के लिए प्रेरणादायी। फिर ये जो 17 वर्ष की आयु में या 20 वर्ष की आयु में जो आपने ये डायरी कही, जिसमें अभी मैं आगे बात करूँगा, 17 नहीं कही, हाँ 20 की दूसरी है, 20 की दूसरी आएगी, हाँ, तब आपको बुलाएंगे बातचीत। तो उसको 17 वर्ष की आयु में लिखी गई इतनी महत्वपूर्ण बातों को आपने 70वें साल में प्रकाशित किया। अभी हमने आपका 70वां जन्मदिन भी मनाया। तो इस पूरे इतना लंबा आपने हमें दंड क्यों दिया, इसका आप हमें जवाब दीजिए कि ये इतना लंबा दंड जो है हम सब ने भोगा, कि जो आपने इतनी महंगी बातें 17 वर्ष में कर ली, वो हमें 70 वर्ष में पढ़ने को क्यों मिल रही है? क्या वजह थी इस कारण? तो जब ये डायरी में लिख रहा था आलोक भाई, तो मुझे बड़ा उत्साह रहा लिखने में। तो मैंने इसकी भूमिका में एक बात लिखी है। भैया माइक बदलिए, बैठी चलिए। कि उत्साह ये तो इसकी तो और भी नहीं है, ये नहीं है, खराब है। आप ये लीजिए, आप ये लीजिए, मेरा आ जाएगा। तो उत्साह में
मैंने अपने शहर की एक बहुत ही जी पढ़ी लिखी जो पढ़ रही थी एमएससी में और मैं पढ़ रहा था इंजीनियरिंग में, जी उस लड़की से मेरी दोस्ती थी। तो मैंने कहा जरा से डायरी पढ़ी, बड़े सपने देखिए, सपनों के लिए संघर्ष किया जाए, पूरा किया जाए दुनिया को बदलने के लिए। तो वो इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई डायरी से, मैं सोचता था प्रभाव को वो किसी और रूप में व्यक्त करेगी। उसने मुझे एक कागज पे लिख के दे दिया, भाई साहब आपके विचार और आपका चरित्र महान है और इस महानता को बरकरार रख दीजिए। देखिए, बड़ी शख्सियत जो होती है वो हर पहलू में बड़ी होती है। भाभी सामने बैठी हुई है इस वक्त, लेकिन भैया अपने जीवन के तरुण जीवन का सत्य बता रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां उस बात पर होनी चाहिए। तो जब तक ये इनसे मेरी दोस्ती हुई, जान पहचान हुई, ये माइक वो तो सचमुच गंभीर बात थी, आगे बढ़ी भी वो। लेकिन डर के मारे मैंने शादी से पहले इनको डायरी या अपनी लिखी हुई चीजें नहीं दिखाई। वाह, आप समझ सकते हैं क्यों नहीं दिखाई। जिससे सचमुच में मुझे प्यार हुआ, अगर वो डायरी पढ़ के लिख दे कि कैलाश भाई साहब बहुत अच्छे हैं आप, तो बहुत बुरा हो जाता। तो वो अभी भाभी बनी बैठी इसी कारण से। लेकिन ऐसा नहीं कि 70 साल तक मैं ऐसे ही सोचता रहा हूँ जी 70 साल की आयु तक। लेकिन वो डायरी शादी के बाद कहीं रख दी इन्होंने और हमने भी ध्यान नहीं दिया। फिर जीवन में लिखना लिखाना तो बहुत कम हो पाता है। ये तो हमारे इनका प्रेम है प्रभात जी का और कुछ मित्रों का कि जबरदस्ती करके कहते हैं किताब लिख दो। अनिल जी हैं, राजन जी हैं, हमारे साथी लोग पीछे पड़ जाते हैं, राकेश है। तो अचानक हमारे एक और साथी अरविंद को डायरी के पुराने कुछ फोटोकॉपी किए हुए पन्ने मिल गए जब कोरोना का काल चल रहा था। तो पढ़ के हमें लगा अच्छा 40 साल बाद या 50 साल बाद पढ़े होंगे मैंने वो। तो सुमेधा जी से कहा तो उन्होंने वो असली डायरी भी ढूंढ निकाली पुराने कागजों में से। तब मैंने अपने बेटे भुवन को सुनाई, वो बेटी को भी सुनाई। तो उसने तुरंत कहा कि ये पिताजी इसको तो आप, ये तो ऐसी बातें लिखी गई जो आज भी सत्य हैं और आगे भी सत्य रहेंगी, इसको एलोबरेट कीजिए, इसको थोड़ा सा बढ़ा के किताब में परिवर्तन कर दीजिए। तो मेरे मन में आया कि बात तो अच्छी है, किताब में बदल देते हैं इसे। तो बाद में जब मौका मिला तो मैंने इसको किताब में बदल दिया, ताकि 17 साल से लगा के 70 साल के किसी भी युवा को ये सपना देखने का साहस पैदा कर सके। क्योंकि जो व्यक्ति सपना देखता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। वाह, जो सवाल करता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। जवाबों के पीछे छुप जाने वाले लोग बूढ़े होते हैं और दूसरों के सपनों में जीते हुए खुद उन सपनों को ओढ़कर बैठ जाते हैं, वो भी बूढ़े हो जाते हैं। क्या बात। लेकिन खुद के सपने देखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि इसको किताब में लिख दिया जाए और ये किताब आपके सामने है। सपने की आपने बात कही, मुझे एक सपना और एक बच्ची का याद आ रहा है जो आपके जीवन में आई। सियालकोट की घटना है शायद से। जी हाँ, अभी समय है हमारे पास, आपको सुनने का समय बहुत है और हम समय बढ़ा भी लेंगे अगर आप बोल रहे हैं तो। हाँ नहीं, हम तो बोलते रहे कि हमें क्या है, अगर सुनते रहे आप लोग तो सुनना चाहते हैं जरा जोर से बोलिए, नहीं तो फिर आलोक जी जोर से फिर तालियों के जरिए बोलना चाहिए आप। तो एक बहुत अच्छी घटना मैं आपको याद दिलाता हूँ। सियालकोट की घटना है, आप किसी कार्य से वहाँ गए हुए थे और कुछ बच्चे थे जहाँ जिस यज्ञ में आपने अपना पूरा जीवन लगाया, बालक के बच्चों के उत्थान में जीवन में, तो कुछ बच्चे वहाँ पर फुटबॉल सिल रहे थे। तो कैलाश भाई साहब उनके पास जाके बैठे और उनसे बात करने लगे। आपने अपनी इस किताब में लिखा भी है उस बच्ची के बारे में। कितनी संवेदनशील, कितनी भावुक बात है ये। तो सबसे पूछ रहे थे कि तुम क्या बड़े होकर बनना चाहते हो, इंजीनियर, डॉक्टर, क्या करना चाहते हो, प्रशासनिक अधिकारी। एक बच्ची बहुत खामोश बैठी हुई थी, चुपचाप। तो उसके पास आप गए और उससे पूछा कि तुम क्या करना चाहती हो।
तो जो उत्तर उसने दिया वो मतलब पढ़ते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा कि जब ये फुटबॉल में बना लूँगी और ये कंप्लीट हो जाएगी, इसमें ज़ोर की पूरी हवा भर दी जाएगी, तो मैं बस इस फुटबॉल में एक ज़ोर की किक लगाना चाहती हूँ। ये जो घटना थी भाई साहब, इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से आज के परिदृश्य में बताइए कि जिन बच्चों के सपनों के लिए आपने अपना पूरा जीवन स्वाहा कर दिया, लगा दिया, एक यज्ञ में आप लगे रहे पूरे जीवन, वो बच्ची और ये बच्चे जिनके लिए आप आज समर्पित हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या उस घटना ने आपके जीवन में आंदोलन लाया? सियालकोट कि सियालकोट की उस बेटी में और ये बेटियां जो हमारे सामने खड़ी बैठी हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि जब उस बच्ची को गुलाम बनाकर उससे काम लिया जा रहा था और मैंने देखा कि सुई से फुटबॉल खेलते बता देना मुझे, कई बार अंतिम सुई प्रश्न कर उसकी लूंगा। उंगलियों में चुभ जाती थी, ये अंतिम है। तो खून की बूंदें निकलने लगती थी। उन बूंदों को चाट चाट कर वो फिर से सिलने लगती थी, क्योंकि अगर उस फुटबॉल के चमड़े पर खून लग जाएगा तो धोने में और मेहनत करनी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा, मालिक उसे पीटेगा, इसलिए हर बार वो मुंह में चूस लेती। तो मैं उसी के पास बैठकर कंधे पे हाथ रखकर बात करता रहा, और जो आपने कहा वैसे ही जब मैंने पूछा तो उसका जवाब बड़ी मुश्किल से जवाब दिया। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम्हारा क्या ख्वाब है? 2-3 बार पूछा। उसने पड़ोस के लड़के से पूछा कि ख्वाब क्या होता है, सपना क्या होता है? आहा, क्या बात। वो जानती नहीं थी सपना। बहुत समझाने के बाद उसने ये कहा कि मैं भरी हुई फुटबॉल को किक लगा के खेलना चाहती हूँ। क्या बात। ये सपना उसका जगा। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए कि मेरे कारण शायद उसका ये सपना जगा। क्या बात है। मैंने अपने आप को ही बहुत सौभाग्यशाली समझा कि अगर मेरे कारण दुनिया के करोड़ों करोड़ों बच्चों के सपने जगते हैं तो मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन है, और मुझसे ज्यादा विनम्र और किसको होना चाहिए। आप लोगों को जिनको सपने देखने का सौभाग्य मिला है, मैं हमेशा कहता हूं कि जब ठीक है ना, खत्म। आपके पास सपने का सौभाग्य है तो खूब सपने देखो, बड़े सपने देखो, बड़े से बड़ा सपना देखो। आप सबके अंदर एक नेता मौजूद है, एक चैंपियन मौजूद है, एक परिवर्तनकारी मौजूद है, एक क्रांतिकारी मौजूद है, एक साधु मौजूद है, एक अवतार मौजूद है, एक राम मौजूद है, एक कृष्ण मौजूद है। ये जब तक हम अपने अंदर नहीं देखते, हम बाहर झांकते रहते हैं, इधर उधर धक्के खाते रहते हैं। तो मैंने जीवन में जो सीखा, जो मैंने शुरू में भी कहा कि उससे बहुत आत्मविश्वास आता है जब हम अपने भीतर के उस अल्लाह को, उस राम को, भगवान को भीतर अपने देख पाते हैं थोड़ा बहुत। तो पाकिस्तान में मैं काम कर रहा था, पाकिस्तानियों ने मुझसे कहा कि ये रॉ का एजेंट है। उस समय बहुत सारे भारतीयों ने कहा कि ये तो पाकिस्तान का एजेंट हो गया, ISI का एजेंट है, तभी पाकिस्तान के बच्चों के लिए काम करके और भारत के बच्चों के मामले में बदनामी कर रहा है। किसी ने कहा CIA का एजेंट है। तो मैं थोड़ा सा, कई बार हमारे विदिशा में आपको बताऊं कि वो आपके भाई साहब भी, जो आनंद भाई थे, और जगमोहन भाई साहब भी, जगमोहन भाई साहब का झुकाव साम्यवाद की तरफ था उस वक्त। वो बदल में उनका जीवन बदल गया, वो गीता के अध्येता हो गए। तो लोगों ने कहा कि ये KGB का एजेंट है। अच्छा। अब मुझे अपनी एजेंसी के बारे में पता नहीं था कि कौन सी एजेंसी इन चारों में से मेरी हो सकती है जी। लेकिन इतना तय था कि उसी विदिशा में, जिसका आपने अभी हवाला दिया, सम्राट अशोक की ससुराल थी, और उनके 2 पुत्र पुत्रियां, संतानें, जी। महेंद्र और संघमित्रा विदिशा के थे। तो महेंद्र और संघमित्रा की जिंदगी ने मुझे ये सिखाया कि वो पहले भिक्षुओं में से एक थे जो भारत की सीमाओं को लांघकर
फिर थाईलैंड के तरफ, बर्मा की तरफ, श्रीलंका की तरफ गए, उन्होंने अहिंसा, शांति और करुणा का संदेश पहुंचाया। खत्म। इसका मतलब उन्होंने मनुष्य के बनाए हुए दायरे, जिन्हें हम बॉर्डर कहते हैं, सीमाएं कहते हैं, उनको अस्वीकार कर दिया और सारी दुनिया में उन्होंने शांति और समानता का, करुणा का, अहिंसा का संदेश पहुंचाया। तो मुझे भी लगा कि मैं बचपन से पढ़ता आया हूं, अयम निजय परोवेति कर्णना लघु चेतसाम उदार चरिताणाम तु वसुधैव कुटुंबकम। क्या बात। तो अगर वसुधा को कुटुंब मानना है तो पहले चरित्र से उदार होना पड़ेगा, पहले मेरे और तेरे का भेदभाव खत्म करना पड़ेगा। तो मैंने कभी नहीं सोचा कि पाकिस्तानी बच्चे और मेरे बच्चे में क्या फर्क है, या सूडान के बच्चे में और अमेरिका के बच्चे में क्या फर्क है, या सूडानी और अमेरिकी में, भारतीय और पाकिस्तानी में क्या फर्क है। ये सब सीमाएं मनुष्यकृत बनाई हुई सीमा है। ईश्वर ने हमें एक ही धरती दी है। तो मैंने पाकिस्तान में काम शुरू कर दिया और देखते देखते दुनिया के करीब 144-45 देशों में मैं काम अभी भी कर रहा हूँ और करता रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई उपदेश देने की जरूरत नहीं है कि वसुधैव कुटुंबकम, उसे जीने की बात है जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कही। तो कोई भी सपना देखे, बड़ा सपना देखे, लेकिन जो लोग सिर्फ अपने लिए सपने देखते हैं वो दुनिया को बेहतर दुनिया नहीं बना पाते। जो अपने साथ साथ अपने पड़ोसी का सपना देखते हैं, अपने पूरे जिले का, देश का, दुनिया का, मानवता के लिए भलाई का सपना देखते हैं, वही इस संसार को बदलते हैं, बनाते हैं और एक बेहतरी लाते हैं। इसलिए एक चैप्टर है उसमें, अपने सपने सबके सपने, हमारे अपने सपने सबके सपने होने चाहिए। आज मैं आपके साथ बैठा हूं, आपके पिताजी का, दादाजी का सपना था कि एक इतना बड़ा प्रकाशन संस्थान बने, उसकी वजह से आप हैं। अब आपका सपना है कि इसे और बड़ा हो जाए। ये जो बिजली जल रही है ये किसी का सपना था, ये जो हॉल है ये किसी का सपना था। दुनिया में जो भी चीज आप देख रहे हैं, ये माइक्रोफोन है, ये टेलीफोन है, ये किसी ना किसी का सपना था। सपने में से संसार जन्म लेता है। आप उस संसार के जन्मदाता बनिए जो सपने में से जन्म लेगा उस संसार के जन्मदाता, और ये हमारे अंदर से हम बन सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि इंसान एक उम्र के बाद मर जाएगा, लेकिन उसके देखे हुए सपने कभी नहीं मरते, वो कोई ना कोई उसे आगे लेके चलेगा। और इसीलिए मैं 70 साल की आयु में भी सारी दुनिया में करुणा के वैश्वीकरण का न केवल सपना देख रहा हूं, बल्कि आप सबकी मदद से आंदोलन चला रहा हूं। क्या बात है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैंने कैलाश भाई साहब से बात अपनी 2 पंक्तियों से शुरू की थी और अंत भी अपनी 2 पंक्तियों से कर रहा हूँ, और वो इन्हीं को समर्पित हैं कि तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। तो ये जो दृष्टि है और ये जो पुस्तक है सपनों की रोशनी, ये हम सब के लिए एक रोशनी की तरह ही है। जब ऐसी कोई शख्सियत अपने कलम से किसी भी उम्र में कुछ भी लिखती है तो वो पूरे समाज के लिए एक रोशनी का काम करती है। प्रभात प्रकाशन का मैं भी लेखक के तौर पे बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे लेखक के लिए भी एक महनीय पुस्तक का प्रकाशन किया। और अंत में प्रभात जी से ही निवेदन है कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें, क्योंकि इस मंच का समय पूर्ण हो गया। हालांकि भाई साहब से बात करने का मैंने उनसे एक आग्रह किया है कि ये चर्चा जो है इस पुस्तक पर भाई साहब देशव्यापी होनी चाहिए, जिससे नई पीढ़ी को, नए लोगों को आपकी बातें सुनने को मिले और इस किताब के बारे में जानने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आपने चूंकि कविता से अंत किया तो मैं भी दुष्यंत की 4 पंक्तियां बोल देता हूँ। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये जो पुस्तक मेला है ये हिमालय की तरह है, यहाँ से आग और रोशनी भी निकलनी चाहिए और गंगा भी निकलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। धन्यवाद। आभार भाई साहब, समय की मर्यादा है क्योंकि इसके बाद अगला कार्यक्रम हमारा
पर आदरणीय कैलाश जी भाई साहब प्रभात प्रकाशन के तौर पर उपस्थित रहेंगे और ये सपनों की रोशनी उनके हस्ताक्षरित प्रतियां आज वो अपने संकल्पों से वहाँ को देंगे। इनकी रुचियों कृपया प्रभात प्रकाशन के तौर पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करता हूँ पीयूष जी कृपया आदरणीय कैलाश जी भाई साहब को एक ये उपहार स्वरूप पुस्तक दें। अरे आरोपी को भी वाह, ये जो आपने कहा ना उठो जागो, अच्छा, वाह, और आप सबका बहुत आभार कि आप लोग यहाँ आए। कैलाश जी भाई साहब के प्रति आभार व्यक्त करना हम लोग होगी। इतना अपूर्ण इसमें हम निशान बता दिया आभार, आरोपी का आभार और आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।